हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे ही होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ताकि आप लोग को जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्ज़ाम के लिए होने वाला है क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करा सकूँ। तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। फर्स्ट ज़्यादा बात नहीं, बस आप लोग के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, आप लोग एग्ज़ाम की संभावना है जहाँ तक कि है फरवरी के फर्स्ट वीक तक तो हो सके तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग का सिलेबस तब तक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा है आप लोग के लिए। अगर मानिए तो अगर आप लोग एग्ज़ाम के 10 दिन पहले से पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसे जो लोग हल्के में लेते हैं ना, डीएलएड हुआ चाहे बीएड हुआ, ये आप लोग के स्कोरिंग मार्क्स वो नहीं है कि आप लोग को कहीं से भी लिखेंगे आप लोग उठा लेगा। नहीं, आप लोग को 12 से 25 नंबर तो आप लोग को लाने ही लाने हैं, नहीं तो बैक लगने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, मिनिमम लर्निंग लेवल्स आप लोग के MLL जो न्यूनतम अधिगम का तात्पर्य क्या होता है, कब का क्वेश्चन है? तो 2023 का ये क्वेश्चन है। न्यूनतम अधिगम होता क्या है? ठीक है, न्यूनतम अधिगम का तात्पर्य होता है आपके उन आवश्यक कौशल, ज्ञान और दक्षताओं से है जिन्हें प्रत्येक छात्र को अपनी शिक्षा के विभिन्न चरणों में प्राप्त करना चाहिए। यह शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। यह शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक मानक माना गया है, ताकि सभी छात्रों को समान स्तर की शिक्षा प्राप्त हो सके। न्यूनतम अधिगम स्तर का तात्पर्य है कि जो भी आवश्यक आप लोग के कौशल हैं, ज्ञान और दक्षता हैं, उनसे है जिनसे प्रत्येक छात्र अपनी शिक्षा को विभिन्न चरणों में प्राप्त करते हैं। और यह शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है ताकि सभी छात्रों को समान स्तर, समान शिक्षा मिल सके। ठीक है, इसमें भी समानता की बात होती है आपके मिनिमम लर्निंग में। न्यूनतम अधिगम की परिभाषा क्या होती है? तो न्यूनतम अधिगम का स्तर उन मूलभूत ज्ञान और कौशलों को संदर्भित करता है जिन्हें छात्रों को प्राथमिक शिक्षा के दौरान हासिल करना आवश्यक होता है। न्यूनतम अधिगम का परिभाषा अगर आप लोगों से आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या लिखेंगे आप लोग? तो न्यूनतम अधिगम स्तर उन मूलभूत ज्ञान और कौशल को संदर्भित करता है जिन्हें छात्रों को प्राथमिक शिक्षा के दौरान हासिल करना आवश्यक होता है। अगर कहीं भी आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट देखिए। हाँ, इसकी आवश्यकता क्या क्या होती है ये भी जान लीजिए आप लोग। तो न्यूनतम अधिगम की आवश्यकता जो है समानता को बल देता है। सभी छात्रों को समान शैक्षिक मानकों तक पहुँच प्रदान करना होता है, आपकी समानता की बात करता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। सीखने का मूल्यांकन छात्रों की प्रगति और शिक्षकों के प्रदर्शन को मापने का एक मानक यंत्र माना जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समर्थन करता है। ये शिक्षा में एक रूपता लाने के लिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समर्थन करता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछे कि इसकी आवश्यकता क्या है तो आप लोग लिख ले जाएंगे ना, बहुत नहीं लिखना है, 1 से 2 भी अगर आप लोग ये देख लेते हैं ना तो आप लोगों का मार्क्स 100% श्योर बोल रहे हो वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है, आपके न्यूनतम शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो मूलभूत शिक्षा को प्रदान करना, छात्रों को पढ़ने, लिखने, जनगणना करने और सामाजिक जागरूकता के कौशल प्रदान करना है। शिक्षा का मूल्यांकन छात्रों को सीखने की उपलब्धियों को आकलन करना है। और समान अवसर, यहाँ पे विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्गों के बच्चों को समान शिक्षा देना है, ना कि भेदभाव करना है। ना देखिए, आपके आर्टिकल 21 से 28 तक का बात करता है कि किसी भी बच्चा जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी वर्ग से आ रहा हो, आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दे रहा है व्यक्तिगत और सामाजिक विकास, बच्चों के संपूर्ण विकास को यहाँ पे बढ़ावा देना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। अगर आप लोगों से उद्देश्य पूछे कि इसका क्या क्या है तो बता ले जाएंगे ना, मूलभूत शिक्षा प्रदान करना, छात्रों को पढ़ने, लिखने, गणना करने और सामाजिक जागरूकता के कौशल प्रदान करेंगे आप लोग। शिक्षा का मूल्यांकन छात्रों के सीखने की उपलब्धियों का आकलन करना है। समान अवसर बच्चों को देंगे, विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्गों के बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करेंगे। और व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक विकास उन बच्चों का करेंगे संपूर्ण रूप से। ठीक है,
अब यहाँ पे न्यूनतम अधिगम के घटक कौन कौन से हैं, तो ये भी देख लीजिए। भाषा, पहले पढ़ने लिखने और बोलने की दक्षता होनी चाहिए। गणित, बुनियादी गणनाओं की समझ। पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण की जानकारी। मूल्य शिक्षा, आपके नैतिक और सामाजिक मूल्यों को विकास। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को CTET हुआ, UP TET हुआ, चाहे जो भी आप लोग के टीचिंग से रिलेटेड जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ये सारे आप लोग के बुनियादी शिक्षा, न्यूनतम अधिगम आप लोग के सब में CTET में पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग के आते हैं, इसीलिए बोलती हूँ अगर एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोग बता ले जाएंगे ना, न्यूनतम अधिगम के घटक क्या क्या है। भाषा, पढ़ने लिखने और बोलने की दक्षता होनी चाहिए। गणित जो होगा, बुनियादी दक्षताओं, बुनियादी गणनाओं की समझ होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण की जानकारी होनी चाहिए। मूल्य शिक्षा, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, न्यूनतम अधिगम स्तर की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो आयु और कक्षा के अनुसार लक्ष्य होना चाहिए। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने का लक्ष्य तय करना है आप लोगों को। मूलभूत दक्षता होनी चाहिए। सभी छात्रों के लिए न्यूनतम आवश्यक ज्ञान और कौशल सुनिश्चित करना चाहिए। और गुणवत्ता की निगरानी, आपको छात्रों और शिक्षकों के प्रदर्शन की समीक्षा करना है आप लोगों को। और सामाजिक समावेशन, हाशिए पर रहने वाले बच्चों की शिक्षा में मुख्य धारा से उनको जोड़ना है। अगर आप लोगों से पूछे कि न्यूनतम अधिगम स्तर की विशेषताएं क्या क्या है, तो बता ले जाएंगे। आयु के और कक्षा के अनुसार आप लोग का लक्ष्य होगा। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के लक्ष्य तय करना होगा आप लोगों को। मूलभूत दक्षता होनी चाहिए। सभी छात्रों के लिए न्यूनतम आवश्यक ज्ञान और कौशल सुनिश्चित करेंगे आप लोग। गुणवत्ता की निगरानी करेंगे। छात्रों और शिक्षकों के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। सामाजिक समावेशन होगा, जो हाशिए पर, जो पिछड़े अनुसूचित हाशिया वर्ग के लोग आते हैं, उन बच्चों की शिक्षा को मुख्य रूप से आप लोग उन्हें जोड़ेंगे। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग का। चलिए, अब यहाँ न्यूनतम अधिगम की चुनौतियाँ आती क्या क्या हैं, ये भी देख लीजिए। चुनौतियों पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आधारभूत सुविधाओं की कमी भी होता है। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्कूलों की कमी की वजह से आप लोगों की इसमें चुनौतियाँ आती हैं। शिक्षकों का प्रशिक्षण, मान लीजिए शिक्षक अगर शिक्षित नहीं है, वो भी एक दिक्कत है। मान लीजिए अगर अच्छा ज्ञान बच्चों को नहीं मिलेगा, फिर बच्चे आगे के भविष्य होते हैं, फिर बच्चों में कोई चेंजिंग ही नहीं होगा, तो फिर बच्चे तो वैसे ही रह जाएंगे ना। तो ये भी एक कमी है कि शिक्षकों का प्रशिक्षण। सामाजिक बाधाएं, गरीबी, लिंग भेदभाव और बाल श्रम। मान लीजिए गरीब कोई है, कोई किसी लिंग भेदभाव, जाति वर्ग, ये जो समानता और असमानता की बात होती है, ये भी बहुत ज़्यादा बाधाएं हैं। तो ये भी चुनौतियाँ लाती है। देखिए, सब लोग बोलते हैं कि ये जो आप लोग का है भेदभाव हुआ, चाहे जितने भी स्टीरियोटाइप, आपकी रूढ़िबद्धता जो है ना, वो ख़त्म नहीं हुआ है। लोग बोलते तो है कि ख़त्म हो गया है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए एक बाधा है। ठीक है, गरीबी हुआ, लिंग हुआ, भेद हुआ, बाल श्रम, ये सारे आप लोगों के लिए चुनौती मानी जाएंगे। मूल्यांकन का अभाव, अधिगम स्तरों का नियमित मूल्यांकन न होना। मान लीजिए कोई बच्चा सीख रहा है, तो उसका नियमित आप लोग आकलन नहीं करेंगे, मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो फिर कैसे आप लोगों को पता चलेगा। तो ये भी एक दिक्कत है। तो ये सारे आप लोगों की चुनौतियाँ होती है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, न्यूनतम अधिगम के सुधार में उपाय क्या क्या हो सकते हैं। आप लोग के लिए एक एक टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लेके आए हैं। अगर आप लोग आगे के एग्ज़ाम हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होंगे वीडियो। ठीक है, संसाधनों का विकास, यहाँ पे स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। शिक्षकों का प्रशिक्षण, आपके शिक्षकों को न्यूनतम अधिगम लक्ष्यों के प्रति जागरूक बनाना है। समुदाय की भागीदारी, माता पिता और स्थानीय समुदाय को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। ठीक है, तकनीकी सहायता भी होनी चाहिए, डिजिटल उपकरण और तकनीकी का उपयोग हो। तो अगर आप लोगों से पूछे कि इसमें सुधार के उपाय क्या क्या है, तो बता ले जाएंगे ना। संसाधनों का विकास होना, शिक्षकों का प्रशिक्षण होना, समुदाय की भागीदारी हो, इसमें माता पिता और आपके स्थानीय समुदाय की शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। शिक्षक का प्रशिक्षण होना भी आवश्यक है। शिक्षकों को न्यूनतम अधिगम लक्ष्यों के प्रति जागरूक बनाना और स्कूलों में बुनियादी सुविधाएँ को उपलब्ध कराना और आपके तकनीकी सहायता, डिजिटल उपकरण और तकनीकों का उपयोग। अब चलिए यहाँ पे
न्यूनतम अधिगम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा, चाहे वह किसी भी समाज का हो, आर्थिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आता हो, शिक्षा के मूलभूत मानकों को प्राप्त कर सके। यह शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछे कि न्यूनतम अधिगम का उद्देश्य क्या क्या है, तो आप लोग बता ले जाएंगे कि कोई भी बच्चा हो, चाहे किसी भी समाज से आ रहा है, किस वर्ग से आ रहा है, किस पृष्ठभूमि से है, किस संस्कृति से है, ये आप लोगों को नहीं देखना है। शिक्षा का मूलभूत है कि आप जो भी बच्चा है उसे समावेशी शिक्षा, समावेशी जो होता है कि मतलब एक समान बच्चों को आप लोग शिक्षा को प्रदान करें, और ये महत्वपूर्ण प्रभावी बनाएगा आपका न्यूनतम अधिगम। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछे, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक टॉपिक आप लोगों को बताते चले हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्राथमिक शिक्षा का अभाव और अवरोध क्या होता है। अभाव और अवरोध पे भी आप लोग को क्वेश्चन आया है, कब आया है, ये भी आप लोग के 2023 का क्वेश्चन है। क्या है, 2023 का क्वेश्चन है आपके अभाव और अवरोधन होते क्या है, इस पे भी टॉपिक लेकर के आए हैं। प्राथमिक शिक्षा किसी भी बच्चे की समग्र विकास और समाज के उत्थान के लिए आधारभूत शिक्षा का चरण माना जाता है। हालांकि भारत में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अब भी इसमें कई अभाव, कई कमियां एवं अवरोध बाधाएं मौजूद होती हैं। क्या क्या होती हैं ये भी देख लीजिए। तो प्राथमिक शिक्षा में अभाव, बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालयों में शौचालय, स्वच्छ पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होना, पुस्तकालय, खेल का मैदान और आधुनिक शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता मतलब नहीं होता है। तो शिक्षकों की कमी भी एक कारण है। प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की कमी है। कई विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपातहीन संख्या मतलब शिक्षक जो भी है आते ही नहीं है, ये भी एक मतलब कमी मानी गई है। ठीक है, मान लीजिए ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालयों में शौचालय न होना, स्वच्छ पानी न होना, बिजली नहीं होना, बुनियादी सुविधाओं का अभाव जो है ये भी एक कारण बनता है। पुस्तकालय में खेल का मैदान, आधुनिक शिक्षा सामग्री की अनुपलब्धता, ये भी एक कारण है। ठीक है, चलिए अब अभाव के मतलब आप लोग समझ लिए ना, कि अगर अभाव और अवरोधन पूछ रहा है तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी ना, कि अगर प्राथमिक शिक्षा में अभाव क्या है, अवरोधन क्या है, तो दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे गुणवत्ता की समस्या क्या है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में कमी और पाठ्यक्रम का प्रभावी ढंग से लागू न होना, छात्रों के अधिगम स्तर का निम्न होना। आप लोग को 3 से 4 टॉपिक दे रहे हैं अभाव पे, 2 भी लिखेंगे आप लोग, अगर विस्तार से लिख रहे हैं तो आप लोग के नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, छात्रों के अधिगम स्तर का निम्न होना मतलब कम होना, अनुचित वितरण, पिछड़े और हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक शिक्षा की पहुंच में कमी होता है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक बच्चों के लिए समान अवसरों की कमी जो है ये भी एक कारण है। अनुचित वितरण मतलब क्या होता है, पिछड़े और आपके हाशिए पर रहने वाले जो समुदाय के, जो समाज के बच्चे हैं, वहाँ पे शिक्षा नहीं पहुँच पाती है, ये भी एक कमी मानी जाती है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक बच्चों के लिए समान अवसर नहीं मिलता है, ये आता है आपके अनुचित वितरण में। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछे कि गुणवत्ता की समस्या, अनुचित वितरण, इन सब में दिक्कत नहीं करना है। ठीक है, चलो अब प्राथमिक शिक्षा में अवरोध होता क्या है। आप लोगों को अभाव के बारे में पता चला, अब अवरोध के बारे में देखिए। आर्थिक बाधाएं आती हैं। गरीबी के कारण माता पिता बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेज देते हैं। ठीक है, शिक्षण सामग्री और परिवहन की लागत वहन न करना, ये भी एक कारण है। आर्थिक बाधाएं में क्या क्या आएगा, गरीबी के कारण माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेजते हैं। शिक्षण सामग्री और परिवहन की लागत का वहन न कर पाना, ये भी एक कारण है। सामाजिक बाधाएं भी आती हैं। क्या, तो लिंग का भेदभाव होता है, विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा में। जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि रूढ़िबद्ध धारणा जो है, लोग बोलते तो है कि ख़त्म हो गया है, इसीलिए बोल रहे हो कि ये ख़त्म नहीं हुआ है। जहाँ तक देखिए तो अभी बहुत ज़्यादा, बहुत दिमाग में किसी के, दिमाग से किसी के नहीं निकला है। वैसे तो आपकी गवर्नमेंट जोर देती है, बालिकाओं की शिक्षा पे बहुत जोर है, लेकिन जो है ना हमारा समाज स्वीकार नहीं करता है। समाज की इसमें कमी है, गवर्नमेंट की कमी नहीं है। बाल विवाह और बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियाँ, ये भी एक कारण होती हैं। भौगोलिक बाधाएं भी होती हैं। दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में विद्यालयों की अनुपलब्धता। मान लीजिए कहीं उत्तराखंड जाइए, असम जाइए, चाहे मतलब ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे मतलब
ऐसे ऐसे इलाके हैं वहाँ पे शिक्षा की अनुपलब्धता है, मान लीजिए विद्यालय नहीं है, बच्चों को दूर जाना पड़ता है, ये भी एक कारण है। दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालय तक पहुँचने में कठिनाई होता है, ये भी एक कारण है। प्रबंधन और क्रियान्वयन की समस्या, मान लीजिए सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन न होना, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही जो होता है वो भी एक कारण होता है। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता क्या होता है, तो अलग अलग भाषाएं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ शिक्षा में समावेशी होने में बाधा उत्पन्न करती हैं, ये भी आपका एक रीज़न है। ठीक है, तो आप लोग बता ले जाएंगे ना। अगर आप लोगों से अभाव पूछे, अवरोधन पूछे, अभाव और अवरोधन में समझ आया ना कि अभाव क्या होता है, अवरोधन क्या होता है। अवरोधन में होगा आप लोगों के के प्रबंधन क्रियान्वयन की समस्या, भाषाई सांस्कृतिक विविधता और भौगोलिक बाधाएं, और आप लोग के आर्थिक बाधाएं, सामाजिक बाधाएं, ये सारे आप लोग के अवरोधन में आएंगी। अभाव में आएगा कि शिक्षा गुणवत्ता की समस्या, अनुचित वितरण, मान लीजिए जो भी बच्चे हैं प्राथमिक शिक्षा में अभाव, बुनियादी सुविधाओं की कमी होता है, शिक्षकों की कमी, ये सारे अभाव में आ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभाव और अवरोध को दूर करने के लिए उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, बुनियादी विद्यालयों में पर्याप्त शौचालय हो, स्वच्छ जल हो, बिजली हो, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, ये आपके सुविधाओं का विकास होगा। डिजिटल और स्मार्ट क्लास की शुरुआत की जाए। आर्थिक सहायता, जो बच्चे गरीब हैं उन्हें छात्रवृत्ति और मुफ्त शिक्षा योजना दिया जाए। मिड डे मील जैसी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना, मान लीजिए जो मिड डे मील योजना है, जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये सारे आप लोगों के लिए आपके अभाव को दूर करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, समाज में जागरूक करना है। बालिका शिक्षा और बाल श्रम उन्मूलन के लिए जन जागरूक करना अभियान। माता पिता को शिक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करना। शिक्षकों की गुणवत्ता सुधार, शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना है। विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। सामाजिक और समस्याओं का समाधान होना है। भौगोलिक समस्याओं का समाधान, जो दूरस्थ शिक्षा है, जो पहाड़ी इलाका है, चाहे दुर्गम ऐसी जगह है जहाँ पे विद्यालय नहीं है, वहाँ पे भी मतलब ऐसी सुविधाएं प्रदान करिए जिससे जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है उन बच्चों को भी शिक्षा मिले, समान अवसर मिले सबको। शिक्षा में समावेश, क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए समावेशी शिक्षा, मान लीजिए विशेष बच्चे में कौन आते हैं आप लोगों को पता है, ADHD, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, आप लोग ये सारे पढ़े होंगे ना। ये सारे आपके विशेष बच्चे होते हैं जो कि मतलब कुछ न कुछ इनमें ऐसी कमी होती है जिसकी वजह से इन्हें समावेशी शिक्षा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा के अभाव और अवरोध को समाप्त किए बिना भारत का समग्र विकास संभव नहीं है। सरकार, समाज और अभिभावकों को मिलकर इन समस्याओं का समाधान करना होगा। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, यह इसे सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। आप लोग के अगर पूछे कि अवरोध और अभाव आपके न्यूनतम अधिगम, इन पर कोई भी आप लोग को डाउट नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अपव्यय और अवरोधन क्या होता है। अभी तक आप लोगों ने अभाव और अवरोधन पढ़ा, अब ये अपव्यय और अवरोधन क्या होता है, ये भी आपके DLED के 2023 का क्वेश्चन है, राजन सीरीज में दिया है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी आपके 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन दो महत्वपूर्ण समस्याएं होती हैं जो शिक्षा प्रणाली को गुणवत्ता और प्रभावशाली को बाधित करती हैं। ये समस्याएं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में अधिक देखी जाती हैं। ये जो आपकी अपव्यय और अवरोधन होता है, ये दो महत्वपूर्ण समस्याएं होती हैं, शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बाधित करती हैं। ये समस्याएं जो होती हैं आपकी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में अधिक देखी गई हैं। ठीक है, अपव्यय क्या होता है, अपव्यय क्या होता है अर्थ। शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय का तात्पर्य उन बच्चों से है जो विद्यालय में नामांकित होने के बाद में बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा प्रणाली में निवेश किए गए संसाधन और प्रयास जो होते हैं व्यर्थ हो जाते हैं। ये है आपका अपव्यय। मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चे का एडमिशन किसी प्राइवेट स्कूल में ही हो रहा है, मान लीजिए उसमें आप लोग जूते, बस, आपके पेंसिल, कॉपी, इन सब का पैसा देते हैं लोग। उसके बाद बच्चा जो है बीच में पढ़ाई छोड़ दे रहा है, तो वो क्या होगा, उसका अर्थ होगा आप लोग के
अपव्यय पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो विद्यालय में नामांकित होने के बाद बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट होता है, इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा प्रणाली में निवेश किए गए संसाधन और प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अपव्यय के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ये भी हो सकता है आर्थिक समस्याएं, गरीब परिवारों में बच्चों को काम के लिए मजबूर करना, शिक्षा की गुणवत्ता, खराब शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की कमी, सामाजिक बाधाएं जो आपके लिंग भेदभाव, बाल विवाह और बाल श्रम, ये सारे भौगोलिक कठिनाई आप लोग समझ ही गए अब, स्कूल की दूरी और दुर्गम स्थान, माता पिता की अशिक्षा, माता पिता का शिक्षित नहीं होना, ये भी आपका एक कारण है। अभिभावकों द्वारा शिक्षा के महत्व को न समझना, ये भी आपके अपव्यय में ही आएगा। अगर आप लोगों से पूछे अपव्यय मतलब होता है कि आप लोग समझ गए ना कि अपव्यय मतलब, अगर आप लोगों से दो भी अगर आप लोग इसमें से लिख दे रहे हैं, इसमें से दो भी लिखेंगे ना तो चलेगा। ठीक है, आर्थिक समस्याएं, चाहे शिक्षा की गुणवत्ता लिख लीजिए, सामाजिक बाधाएं, भौगोलिक कठिनाइयाँ, माता पिता की अशिक्षा, बहुत ईजी है यार, आप लोग लिख ले जाएंगे। ठीक है, अब चलिए, आप लोग के अवरोधन का अर्थ क्या होता है। अवरोधन का अर्थ होता है शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य उन बच्चों से है जो किसी कक्षा में लंबे समय तक फंसे रहते हैं और समय पर अगली कक्षा में नहीं आ पाते हैं। क्या होता है, रिटेंशन और नॉन प्रमोशन आपके होता है। जो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य हो कि उन बच्चों से है जो लंबे समय तक आपकी कक्षा में फंसे रहते हैं और समय पर अगली कक्षा में नहीं जा पाते। मान लीजिए कोई क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, वो 1.5 घंटे तक चल रही है, तो फिर एक प्रॉब्लम हुई ना, तो वो बच्चे जो फंसे रहते हैं, अवरोधन वो होता है। अवरोधन के कारण क्या क्या हो सकते हैं ये भी देख लीजिए आप लोग। एकेडमिक प्रदर्शन, आपके बच्चों का कमज़ोर प्रदर्शन और सीखने में कठिनाई, ये भी आप एक अवरोधन का कारण मान सकते हैं। ठीक है, शिक्षण पद्धति, मान लीजिए पारंपरिक और बच्चों के अनुकूल न होने वाली शिक्षण विधियाँ हो, ये भी एक कारण है आप लोग के अवरोधन में। अनुपस्थिति, विद्यालय में नियमित उपस्थित न होना, ये भी आपका एक कारण है। मनोवैज्ञानिक समस्याएं, आत्मविश्वास की कमी और सामाजिक दबाव भी एक कारण हो सकता है। शिक्षकों की कमी, मान लीजिए प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, ये भी एक कमी हो सकता है। देखिए, अगर आप लोगों से अवरोधन पूछ रहा है, अपव्यय पूछ रहा है, अब आप लोग इतना मतलब बढ़िया से आप लोग समझ गए हैं कि देखिए, सबसे ज़्यादा आप लोग के इसमें डीएलएड हुआ, चाहे बीएड हुआ, चाहे सीटेट हुआ, चाहे यूपी टेट हुआ, जितने भी आप लोग के टीचिंग एग्ज़ाम है ना, यहाँ पे बच्चे की प्राथमिकता ज़्यादा है। ठीक है, बच्चे के अनुकूल जो भी कार्य होगा, अनुकूल, तो जितनी भी शिक्षाएं हैं, जितने भी सर्व शिक्षा अभियान हुआ, चाहे मिड डे मील योजना हुआ, चाहे बाल श्रम योजना, ये जितने भी योजनाएँ हैं, आपके बच्चे को समावेशी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। तो अगर आप लोग एक टॉपिक अच्छे से देखते हैं तो आप हर टॉपिक अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर हुआ कि शिक्षा में अवरोधन क्या होता है, अपव्यय क्या होता है, अभाव क्या होता है, आप लोग के न्यूनतम लर्निंग क्या होता है। दिक्कत नहीं होगा ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, अपव्यय और अवरोधन के प्रभाव मतलब इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं। तो शिक्षा प्रणाली की अक्षमता, विद्यालय को समय, संसाधन और धन व्यर्थ होता है, सामाजिक और आर्थिक नुकसान होता है, अशिक्षित समाज और गरीबी का चक्र, कम साक्षरता दर होता है, राष्ट्रीय साक्षरता और शिक्षा दर में कमी होती है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, बच्चों के आत्मसम्मान और आपके विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या होगा कि शिक्षा प्रणाली की अक्षमता, विद्यालयों के समय और संसाधन धन व्यर्थ होंगे, सामाजिक और आर्थिक नुकसान होगा, अशिक्षित समाज और गरीबी का चक्र होगा, कम साक्षरता दर, आपके राष्ट्रीय साक्षरता और शिक्षा दर में कमी होगी, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, आपके बच्चों की आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर नकारात्मक आपकी निगेटिविटी होगी। ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछे कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके अपव्यय और अवरोधन पर, तो आप लोग लिख ले जाएंगे ना। अगर 2 भी 3 भी लिखेंगे तो हो जाएगा। आप लोग के शिक्षा प्रणाली की अक्षमता याद कर लीजिए, सामाजिक और आर्थिक नुकसान कर लीजिए, कम साक्षरता दर क्या होगा, तो राष्ट्रीय साक्षरता और शिक्षा दर में कमी जो होती है, मनोवैज्ञानिक आपके प्रभाव, जो बच्चे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में नकारात्मक प्रभाव जो पड़ता है। अच्छा, इसके समाधान के उपाय क्या हैं? अपव्यय रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? तो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा आप प्रदान करिए और साक्षरता आप उनको छात्रवृत्ति प्रदान करिए। तो आर्थिक सहायता भी एक तरह का अपव्यय रोकने का उपाय है। मिड डे मील योजना जो है, आपके बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना है। सामाजिक जागरूकता, बालिका शिक्षा और बाल श्रम रोकने के लिए अभियान। विद्यालयों में सुधार करिए, स्कूलों में बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करिए, जिससे बच्चे जो हैं इन अपव्यय रोकने का मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय माना जा रहा है। आर्थिक सहायता, मिड डे मील योजना, सामाजिक जागरूकता और विद्यालय में सुधार।
अवरोधन को रोकने के उपाय अब क्या है? अपव्यय के रोकने का आप लोग देख लिए कि अब अवरोधन के रोकने का उपाय देख लीजिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बच्चों के सीखने के स्तर के अनुसार शिक्षण विधियाँ अपनाना है। शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षक को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों में प्रशिक्षित करना है। सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? बच्चों की प्रगति का निरंतर आप लोग आकलन करिए कि बच्चे अभी तक कितने पानी में है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक सहायता, बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाइए और उन्हें उनके लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करिए। तो आप लोग लिख ले जाएंगे ना, अगर अपव्यय पूछे, अवरोधन के उपाय पूछे तो आप लोग लिख ले जाएंगे ना। यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगा, शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा, सतत मूल्यांकन होगा, मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना, यहाँ पे अवरोधन के उपाय होंगे। यहाँ पे होंगे समाधान के आर्थिक सहायता, मिड डे मील योजना, सामाजिक जागरूकता, विद्यालयों में सुधार, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अपव्यय और अवरोधन जैसी समस्याएं सार्वभौमिकरण में बड़ी बाधा होती हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार, विद्यालय और समाज को मिलकर काम करना होगा। बच्चों को प्रेरित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देना है, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अब आप लोग समझे ना, अपव्यय, अवरोधन, न्यूनतम लर्निंग, ये सारे आप लोगों के लिए बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्राच्य शिक्षा आप लोगों का क्या है? प्राच्य शिक्षा का मतलब होता है भारतीय परंपरागत शिक्षा से, जिसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, वेद, पुराण और दर्शन शामिल है। ये भी आपके 2023 का क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को अभी प्रोवाइड करा रही हूँ, ये सारे 2023 के क्वेश्चन हैं। प्राच्य शिक्षा का मतलब होता है भारतीय परंपरागत शिक्षा से, जिसमें संस्कृत आता है, अरबी आता है, फारसी, वेद, पुराण और दर्शन। इसमें भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। ये जितने भी अरबी हैं, संस्कृत है, फारसी है, वेद है, पुराण है, दर्शन, ये सारे आपके भारत की संस्कृति और धार्मिक विरासत का प्रतीक माना गया है। आपकी प्राच्य शिक्षा का मतलब। अब पाश्चात्य शिक्षा क्या होता है, ये भी आप लोग देख लीजिए, बहुत समझ लीजिए, ये आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समझे आप लोग? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए कुछ जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पाश्चात्य शिक्षा क्या है? तो पाश्चात्य शिक्षा यूरोपीय प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें अंग्रेजी भाषा, आधुनिक विज्ञान, गणित और यूरोपीय साहित्य पढ़ाया जाता था। इसमें आधुनिक और प्रगति का प्रतीक माना गया है। इसे आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक माना गया। जो आपकी प्राच्य शिक्षा है, आपके सांस्कृतिक, आपके अरबी हुआ, संस्कृत हुआ, उर्दू हुआ, ये जो भी धार्मिक आपके रिलेटिव हैं, इन सबको धार्मिक विरासत का प्रतीक माना गया। आपके पाश्चात्य शिक्षा क्या हुआ? जो आपके अभी आधुनिकता की प्रगति को प्रतीक माना जाता है, उसे यहाँ पे अंग्रेजी भाषा, आधुनिक विज्ञान, गणित हुआ, यूरोपीय साहित्य पढ़ाया जाता है। ये आपके पाश्चात्य शिक्षा में आएंगे। अगर पाश्चात्य शिक्षा पूछे, आपके पाश्चात्य शिक्षा पूछे तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना आप लोग। चलिए आप यहाँ पे देख लीजिए, विवाद का कारण इसमें क्या था? तो शिक्षा का माध्यम इसमें विवाद कारण था कि प्राच्य विद्वान संस्कृत और फारसी को शिक्षा का माध्यम बनाए रखना चाहते थे। पाश्चात्य विचारधारा अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहती थी। जो आपकी प्राच्य शिक्षा थी, वो आपके संस्कृत और आपके फारसी को शिक्षा का माध्यम बनाना, मतलब चाहती थी कि संस्कृत पढ़ाया जाए और फारसी पढ़ाया जाए। जो आपके प्राच्य विद्वान थे, जो आपके धर्म को आपने विरासत मानते थे, वो चाहते थे कि संस्कृत और फारसी पढ़ाया जाए। और आपकी पाश्चात्य विचारधारा जो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहता था। तो शिक्षा की सामग्री में क्या क्या आता है? प्राच्य शिक्षा में भारतीय धर्म आएगा, संस्कृति आएगा और साहित्य पर जोर था। और पाश्चात्य शिक्षा में आधुनिक विज्ञान था, तर्क था, व्यवहारिक ज्ञान को महत्व दिया गया। यहाँ पे दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे धर्म को उच्च माना जा रहा है, यहाँ पे व्यवहारिक ज्ञान को महत्व माना जा रहा है, ठीक है। प्राच्य और पाश्चात्य में प्राच्य शिक्षा आपके भारतीय धर्म, आपकी संस्कृति और साहित्य पर जोर देता था। पाश्चात्य शिक्षा आपके आधुनिक विज्ञान, तर्क और व्यवहारिक ज्ञान को महत्व देता था। अब चलिए, इसमें औपनिवेशिक उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देकर भारतीय समाज को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। जो आपका पाश्चात्य, जिसमें वैज्ञानिक व्यवहारिक ज्ञान था, जो अंग्रेजी आपके विज्ञान पर तर्क देती थी, उसी चाहता था ब्रिटिश सरकार कि मतलब ऐसा करके भारतीय समाज को अपने नियंत्रण में करना चाहता था। और प्राच्य शिक्षा हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए वो लोग चाहते थे कि मतलब वो जितने भी विद्वान थे, वो लोग चाहते थे कि संस्कृत और फारसी हम मतलब हमारे स्कूलों में हमारी संस्कृति को बढ़ावा देगा, तो वो पढ़ाया जाए। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, प्राच्य और आपकी पाश्चात्य में।
तो प्राच्यवादी क्या थे आपके? प्राच्यवादी भारतीय परंपराओं और भाषाओं के संरक्षक थे। जो आपके प्राच्यवादी थे, जो संस्कृत और फारसी पर बल देते थे, वो थे भारतीय परंपराओं और भाषाओं के संरक्षक। इनमें विलियम जोन्स, H.T. कोलब्रुक और नाथनियल हॉलहेड प्रमुख थे। उनका मानना ये था कि भारतीय शिक्षा के प्राचीन परंपरा को संरक्षित रखना चाहिए। अगर आप लोगों से पूछे कि प्राच्यवादी विचारधारा को जिंदा रखने का मतलब कौन कौन इसमें प्रमुख थे, तो विलियम जोन्स थे, H.T. कोलब्रुक थे, नाथनियल हॉलहेड प्रमुख थे। इसमें उनका मानना ये था कि भारतीय शिक्षा की प्राचीन परंपरा को संरक्षित मतलब रखा जाए, ये हटाया ना जाए। उनका मानना था कि पाश्चात्यवादी क्या थे, पाश्चात्यवादी आप लोग के क्या थे, तो पाश्चात्यवादी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के समर्थक थे, जो अभिविज्ञान है, गणित है, व्यवहारवादी ज्ञान जो था उन पे बल दिया। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली को समर्थक थे वे लोग। इनमें थॉमस बैम्बिंगटन मैकॉले सबसे प्रमुख थे। इसमें थॉमस बैम्बिंगटन मैकॉले जो थे प्रमुख थे। मैकाले ने अपनी मिनट ऑन एजुकेशन 1835 में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया है। जो आपके मैकाले हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है मिनट ऑन एजुकेशन, आपके 1835 में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का समर्थन ये करते हैं। तो प्राच्य और पाश्चात्य में यही डिफरेंस है कि प्राच्यवादी जो थे आपके संस्कृति, भारतीय संस्कृति को संरक्षित करना चाहते थे, और आपके पाश्चात्यवादी जो थे वो चाहते थे व्यवहारिक ज्ञान, जैसे अंग्रेजी हुआ, विज्ञान हुआ, ये गणित हुआ, इन सबको आगे बढ़ाना। ठीक है। मैकाले ने अपनी पुस्तक मिनट ऑन एजुकेशन में 1835 में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का समर्थन करा है। ठीक है। और इसमें कौन, इनका पूरा नाम क्या है मैकाले का? थॉमस बैम्बिंगटन मैकाले। चलिए, मैकाले का मानना था कि भारतीय भाषाएं और साहित्य अयोग्य और अनुपयोगी हैं। ये मैकाले जो थे आपके, लॉर्ड मैकाले, ये मतलब मानते थे कि जो हमारी भाषा है, हमारी साहित्य है, ये अयोग्य है और अनुपयोगी है, मतलब इसका कोई काम नहीं है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाकर बाबू वर्ग क्लर्क क्लास तैयार करने की बात की, जो ब्रिटिश सरकार की सहायता कर सके। ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे कि आपके पाश्चात्यवादी कौन थे, आपके मैकाले थे। आपके प्राच्य में आएंगे कोलब्रुक, आपके नाथनियल थे, हॉलहेड थे। ये लोग आपके प्राच्यवादी के संरक्षित थे, मतलब वो चाहते थे कि भारतीय संस्कृति को बचाया जाए, और इनका मानना था कि इसे हटाया जाए। मैकाले का मानना था तो इसमें हटाया जाए। तो इसमें उनमें 3 लोग महत्वपूर्ण थे। कौन कौन थे? होड थे आपके, और जोन्स थे, और आपके ब्रुक थे, कोलब्रुक। चलिए, अब यहाँ पे मैकाले ने भारतीय परंपराओं को पिछड़ा और पाश्चात्य ज्ञान को प्रगतिशील बताया है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन बन करके आए कि किसने आपकी भारतीय परंपराओं को पिछड़ा कहा है और पाश्चात्य ज्ञान को प्रगतिशील बताया है, तो आप लोगों को भूलना नहीं है, लॉर्ड मैकाले आपके। चलिए, अब यहाँ पे विवाद का परिणाम क्या निकला? तो विवाद का परिणाम अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का आरंभ हुआ। आपके 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम घोषित किया गया। भारतीय विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान और तकनीक ज्ञान सिखाने पर जोर दिया गया। कब? तो 1835 में आपके अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, और भारतीय विद्यार्थी जो थे उन्हें आधुनिक विज्ञान, गणित, तकनीकी ज्ञान सिखाने पर जोर दिया गया। आपके पाश्चात्य शिक्षा पर जोर दिया गया। परंपरागत शिक्षा का ह्रास हुआ। आपके संस्कृत, फारसी और भारतीय भाषाओं में शिक्षा का महत्व कम हो गया, जैसे कि अभी भी कम है। देखिए, अब इतना कम हो गया है कि लोग मतलब अंग्रेजी को ही प्राथमिकता देते हैं, और आपकी हिंदी का मतलब लोग शर्माते हैं कहीं बोलने में, अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा बोलने में लोग शर्माते हैं। तो ये बात तो सही है, जो लॉर्ड मैकाले था उसका मतलब जो चाल था कामयाब हो गया। मतलब हमारी भारत की जो संस्कृति है वो कहीं हद तक गिरी है, मतलब हद से ज़्यादा लोग गिराते चले जा रहे हैं, मतलब और ज़्यादा गिराते चले जा रहे हैं। तो उसका जो मतलब सोच था वो तो कामयाब हुआ। तो परंपरागत शिक्षा का ह्रास हुआ। आपके संस्कृत, फारसी और भारतीय भाषाओं में शिक्षा का महत्व कम हो गया। गुरुकुल और मदरसों की संख्या घटने लगी, जैसे गुरुकुल हुआ, मदरसा हुआ, इन सब की संख्या घट गई। नए शिक्षित वर्ग का निर्माण हुआ। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से एक ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार हुआ जो ब्रिटिश शासन का समर्थक था। इस वर्ग ने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। जो आपके नए शिक्षित वर्ग, अब जैसे अंग्रेजी की शिक्षा प्रणाली हुआ, इसमें
ऐसा शिक्षित वर्ग हुआ जो ब्रिटिश शासन का समर्थक था। इस वर्ग ने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। इसकी आलोचना भी करी गई है। भारतीय संस्कृति की उपेक्षा, पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय परंपराओं और संस्कृति को हाशिए पर ला दिया, जैसे कि एकदम पिछड़ा कर दिया। भाषाई भेदभाव भी हो गया। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा के कारण बहुत से लोग शिक्षा से वंचित रह गए। जैसे मान लीजिए जिसको संस्कृत आ रहा है, अब अचानक से आप लोग चाहेंगे कि इंग्लिश सीख ले तो वो तुरंत नहीं होगा ना, तो उसमें शिक्षा का अभाव भी हुआ। मान लीजिए भारतीय भाषाओं की उपेक्षा के कारण बहुत से लोग शिक्षा से वंचित रह गए। अब अंग्रेजी शिक्षा हर कोई नहीं ले पाया होगा। आपकी औपनिवेशिक मानसिकता जो है अंग्रेजी शिक्षा में भारतीयों में आत्मगौरव और आत्मसम्मान की कमी पैदा कर दी, और जो कि अभी भी है। भले हमारी हिंदी जो है राजभाषा है, लेकिन आप लोग देखिए, जहाँ भी देखिए प्राइवेट जो स्कूल है, आप लोग के क्रिश्चियन लोग, जैन लोग आके यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं प्राइवेट, और उसमें अंग्रेजी शिक्षा की सबसे ज़्यादा प्रमुखता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो औपनिवेशिक मानसिकता है, इसमें भी उन लोगों की बहुत ज़्यादा कमी हुई। चलिए, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद ने भारत में शिक्षा प्रणाली को बदल दिया। इस विवाद के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली ने पश्चिमी प्रभाव को स्वीकार करा, लेकिन साथ ही अपनी परंपराओं और संस्कृति जड़ों को भी संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस करी। आज यह आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली में आधुनिकता और परंपरा को संतुलन बनाए रखा जाए। तो आप लोगों को क्लियर हुआ, आप लोग के न्यूनतम अधिगम, प्राच्य, पाश्चात्य आपके और अवरोधन, अपव्यय, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। मैं बस आप लोगों को बहुविकल्पीय क्वेश्चन आया था मैं, लेकिन आप लोगों को थ्योरी सहित प्रोवाइड करी है मैंने। तो अगर आप लोगों को सच में ये सीज़न पसंद आए ना, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसी वीडियो में आप लोगों को हेल्पफुल हो जो आप लोग के लिए वो मैं प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको क्लास पसंद आया होगा, और हाँ सच में अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।